कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले पढ़िए और उसको पॉज करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करें और सारे आंसर्स को आप कमेंट में भी लिखें। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इन अ गैल्वेनिक सेल द एनोड इज। एक गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड क्या होता है? क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, न्यूट्रल होता है या इनर्ट होता है? तो अगर गैल्वेनिक सेल के बारे में देखें तो गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं और उसमें एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है और ये क्या होते हैं, एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं। इनमें वोल्ट मीटर लगा रहता है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज भी होता है। ओके, तो अगर हमें जानना है कि इसमें से जो एनोड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको याद रखिए, जैसे कि लोन में अगर एल देखें तो ये होता है लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड के लिए। ओ हो जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, ए हो जाएगा यहाँ पर एनोड और एन जो हो जाएगा वो आपका नेगेटिव। तो अगर इसको याद रखना चाहे तो लोन यानी कि लेफ्ट साइड, यानी दिस साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द सेल इज लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका एनोड के ऊपर और एनोड कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास एनोड कैसा होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है रेजिस्टिविटी यानी रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें रेजिस्टिविटी हमारे पास जो होगा, तो हम रेजिस्टेंस के लिए ओम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं एंड रेजिस्टिविटी जो होता है वो कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। और यहाँ पर हमारे पास लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में होगा और एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो अगर कंडक्टिविटी हम लोग देखें तो ये क्या हो जाता है? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंडक्टिविटी का यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें पूछ रहा है कि विच इलेक्ट्रोलाइट शोज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी शो करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? तो ये होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर बिकॉज। कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है या कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस है वो क्या हो जाएंगे? उनमें मोबिलिटी यानी नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस ब्रेकडाउन ज़्यादा होंगे एंड सेकेंड उसमें जो विस्कोसिटी है वो उसका डिक्रीज करेगा और इस वजह से आयंस की जो मोबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें इसमें पूछ रहा है कि विच हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा होगा? तो इसका सही आंसर होगा NaCl और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलैरिटी। 1 मोलैरिटी के जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसका जो कंडक्टिविटी होगा वो बाकियों के मुकाबले हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है EMF ऑफ सेल डिपेंड्स अपन। EMF ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है? तो ये सभी चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। क्योंकि अगर नॉन्स इक्वेशन आपको याद होगा तो नॉन्स इक्वेशन बोलता है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपन NF ln concentration of product by concentration of reactant और reactant by product। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है? टेम्परेचर है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास एंड यहाँ पर देखें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों पे हमारा EMF ऑफ सेल डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें इसमें पूछ रहा है स्टैंडर्ड EMF इज मेजर्ड एट। स्टैंडर्ड EMF किस पे मेजर किया जाता है? तो ऑल द एवर, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब है कि इसमें सारी चीजें स्टैंडर्ड दी हुई रहेंगी। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 1 मोलैरिटी का होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा एंड एटमॉस्फेरिक
जो हमारे पास प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा 1 atm के बराबर रहेगा। तो ऐसे ईएमएफ को हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है। अगर ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव, अगर ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा? तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा, अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर हमारा जी नेगेटिव है यानी कि रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ सेल इज। इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? तो 0 के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसी को हम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ओके। फैराडेज कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 96500 कूलम पर मोल। याद रखेंगे। मास डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसको देखिए तो ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। फैराडेज के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को बोल सकते हैं, जिसमें बोलता है कि जितना मास डिपॉजिट होगा वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चार्ज के। इसका मतलब यह है कि जितना चार्ज दिया जाएगा उतना ही हमारे पास मास डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास हो जाता है जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? चार्ज के। और जो चार्ज होता है वो क्या होता है? करंट एंड टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन मूव्स फास्टेस्ट। तो इन कौन सा आयन सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगा? वो है हाइड्रोजन आयन। ओके। सेल कांस्टेंट अगर यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इनवर्स एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, तो कंडक्टिविटी क्या होगा? तो हम लोग कंडक्टिविटी का ऑलरेडी फॉर्मूला देखे थे पहले। कंडक्टिविटी जो होता है वो 1 बाय रेजिस्टेंस और L बाई ए के बराबर होता है। L बाई जो ए होता है इसी को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे अगर वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 100 इंटू 1। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 100 इंटू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें इसमें पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो अगर हम लोग देखें तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है विद डाइल्यूशन। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और ये बोथ के लिए होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विच लॉ रिलेट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा कोलारोज लॉ। कोलारोज लॉ जो होता है वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए होता है और स्पेशली किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन किस पे होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का देखें तो एक ही सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ये आउटर सोर्स एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। ओके। तो आउटर एनर्जी सोर्स देखिए अगर कोई बैटरी, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और अगर हम लोग अपना ट्रिक याद रखें तो लोन यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होता है? ये एनोड के ऊपर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड।
ठीक है। और एक चीज और याद रखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी हमारे पॉजिटिव जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो एनोड होगा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें पूछ रहा है कि अगर डेल्टा जी हमारे पास -NFE है तो ई अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा। तो अगर हम इसका वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव है, इसलिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट सेल नोटेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेल नोटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिंक से जिंक 2 प्लस आयन और कॉपर आयन से कॉपर की तरफ होगा। ये क्या है, ये डैनियल सेल का एग्जाम्पल है ना, गैल्वेनिक सेल में। ठीक है। कॉपर एंड जिंक जो है ये डैनियल सेल का एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले एनोड लिखते हैं और उसके बाद कैथोड लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स गैसेस इन रेशियो। तो अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वाटर का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें असर्शन है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डायल्यूशन। कंडक्टिविटी डायल्यूशन के साथ डिक्रीज करेगा, तो ये क्या है, ये गलत है। कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है विथ डायल्यूशन एंड नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेगा। क्या नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, बट नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। कैसे, पर एरिया वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम देखें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे आयंस जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जो हमारे पास रीजन है वो ट्रू हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें पूछ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शो शार्प इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और अपना डाइल्यूशन का अगर देखते हैं ग्राफ, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर शार्प इंक्रीज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, इसीलिए यहाँ पर बोथ क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है EMF decreases as reaction proceed। EMF क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एज रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों के केस में जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होगा तो EMF ऑफ द सेल डिक्रीज करेगा जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें असर्शन बोल रहा है कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड रीजन बोल रहा है प्रिवेंट चार्ज बिल्डअप। तो ये ट्रू है, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है जब हमारे पास दोनों सेल के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है कि इसके अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इसके अंदर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे अपोजिट चार्जेस को इनके अंदर डाल करके, और इसकी वजह से ये क्या करता है, चार्ज प्रिवेंट करता है, जो उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो बन रहे थे उनको रोकता है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी रीजनिंग एंड असर्शंस आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, रीजन है इलेक्ट्रॉन, और रीजन में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो इसका आंसर आप बिल्कुल कमेंट में लिख करके बताएं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।